बच्चों पर कोरोना के कहर की बात करते हैं। वैसे तो तीसरे लहर में बच्चों पर कोरोना के खौफनाक कहर की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरे लहर में इस असर को देखने के लिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिससे यह पता चला है कि इस दौरान बच्चे संक्रमित हुए हैं। कर्नाटक में दूसरे लहर में ही बच्चों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तादाद में बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। कर्नाटक से जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। कर्नाटक में बच्चों में बढ़ते कोरोना के मामले आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक में 51 दिन में 9 साल तक के 40,000 बच्चे संक्रमित हो गए। स्टेट कोविड वॉर रूम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल 29 मार्च से 18 मई तक कर्नाटक में कुल 40,013 बच्चों को कोरोना हुआ। इनमें से 15 बच्चों की मौत भी हो गई। वहीं अगर पिछले साल मार्च से इस साल 29 मार्च तक के डेटा पर नजर डालें तो कर्नाटक में 27,674 बच्चों को संक्रमण हुआ था। ये आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं किस तरह कर्नाटक में बच्चों पर कोरोना का कहर टूटा है। कर्नाटक में बच्चों में कोरोना के मामले क्यों बढ़े, इसके लिए न्यूज नेशन ने जानकारों से भी बातचीत की। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी वेव में क्यों ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद मुजाहिद हुसैन, जो कि पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर साहब, 40,000 बच्चे जो है 51 दिनों में कोविड पॉजिटिव हुए, क्या वजह रही? देखिए, इस बार का जो कोविड का जो वेव कहते हैं, डेफिनेटली पहले से बहुत बड़ा वेव है। घर में अगर 2 लोग पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे सबसे मिलते हैं। बच्चे इधर खेलते हैं, उधर कूदते हैं, उनके गोद में बैठते हैं, तो बच्चे आर वेरी पोटेंशियल कैरियर्स। बच्चों में वायरस आसानी से आ जाता है। एंड अभी आप आंकड़े देखेंगे, परसेंटेज इज ऑलमोस्ट सेम, अबाउट 3 to 4% जो इन्फेक्ट होके हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या फिर सीरियस हो रहे हैं, तो परसेंटेज वही है। लेकिन अब मान लीजिए 100 में से 4 हैं, 1000 में से 40 हो गए, 10,000 में से 400 हो गए, 1 लाख में से सो ऐसे आप देखेंगे तो परसेंटेज वही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड, तो आपको इतने ज्यादा केसेस दिख रहे हैं। कर्नाटक में बच्चों में कोरोना का संक्रमण आने वाले बड़े खतरे के संकेत दे रहा है। यही वजह है कि हर प्रदेश की सरकार बच्चों को ध्यान में रखकर अब तैयारी करने में जुट गई। बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो यह खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह खबर डराने वाली नहीं बल्कि आपको सावधान करने वाली है। कोरोना के इस काल में आपके बच्चे एक नई बीमारी की जद में आ गए हैं। कोरोना के साथ साथ इस नई बीमारी ने नया खतरा पैदा कर दिया है। देश के नौनिहालों पर खतरा। आपका बच्चा भी है अनजान खतरे की जद में। देश के डॉक्टर्स, रिसर्चर सब यही कह रहे हैं कि देश में अभी भी कोरोना की तीसरी लहर आने में लगभग 6 से 8 महीने का वक्त बाकी है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। लेकिन उससे पहले एक नई बीमारी ने देश के नौनिहालों पर, आपके बच्चों पर नया खतरा पैदा कर दिया है, जिसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। यह बीमारी अब देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान में बच्चों पर कहर बनकर टूटी है। अब तक लगभग 60 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर में 25 केस सामने आए हैं, जोधपुर में 13 केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोटा, उदयपुर, बीकानेर में भी इस बीमारी से संक्रमित बच्चे मिले हैं, जिससे लोगों में एक नई चिंता पैदा हो गई है। बच्चों के लिए एक और खतरा सामने आया है। कोविड की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। लेकिन उससे पहले एक नई बीमारी ने बच्चों के लिए बड़ा खतरा कोविड की तीसरी लहर से पहले ही पैदा कर दिया है। MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की ये बीमारी, जो यूके की कावासाकी बीमारी के लक्षणों से मिलती जुलती है। MIS-C के राजस्थान में करीब 60 मामले सामने आए हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जिलों में MIS-C बीमारी के लक्षणों के बच्चे पाए गए हैं। और फिलहाल राजस्थान के सबसे बड़े जेके लोन हॉस्पिटल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 4 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनमें 3 बच्चे ICU में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केस अभी आगे और भी बढ़ेंगे। दरअसल ये बीमारी
पोस्ट कोविड बच्चों को हो रही है। इसके साथ ही जिनको कोरोना नहीं हुआ ऐसे बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, जिससे आपको पता हो कि अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके बच्चों में दिखता है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि बिना वक्त गंवाए डॉक्टर से संपर्क करना है। इसलिए आज से अपने बच्चों पर थोड़ा ज्यादा नजर रखिएगा। बच्चों को 3 दिन से ज्यादा बुखार हो, शरीर पर दाने या फिर मवाद दिखे, बच्चे में ब्लड प्रेशर का कम होना, बच्चों की मांसपेशियों में सूजन आ जाना, डायरिया या फिर पेट दर्द होना। इस बीमारी की जद में 2 से 12 साल के बच्चे हैं। ऐसे में भले ही आपका बच्चा या आपका परिवार कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले कई महीनों तक हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है, जिससे आप, आपका परिवार और आपका नौनिहाल सुरक्षित रह सकें। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना के तीसरे वेव में बच्चों पर असर होने की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में तैयारियां भी की जा रही हैं। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में बच्चों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। यूपी में यह तीसरी लहर से निपटने की तैयारी है। न्यूज नेशन संवाददाता निखिल ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण की जो दूसरी वेव आई थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसी के साथ चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि आखिर तीसरी वेव में क्या होगा। अगर तीसरी वेव आती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे संक्रमित होंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश कितना तैयार है आने वाले समय में जब बच्चे तेज़ी से संक्रमित होंगे। हमारे साथ डॉक्टर जैन हैं, सिविल हॉस्पिटल में हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर बच्चों को इतनी आईसीयू की ज़रूरत नहीं होती है अभी तक जो देखा गया। एकाएक केसेस बढ़ेंगे तो उनके लिए किस तरह की प्लानिंग है आपकी? शासन स्तर पे जो है ये प्लानिंग की जा रही है कि हर जिला अस्पताल लेवल पे कम से कम 10 बेड की पीआईसीयू तैयार कर ली जाए और मेडिकल कॉलेज स्तर पे 25 बेड की पीआईसीयू तैयार करने के निर्देश मिले हैं। तो उसके लिए हम लोग सब प्लानिंग चल रही है। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर ली गई है। एक आध दिन में वो शासन को भेज दी जाएगी और उसके हिसाब से हम लोग मशीनरी, इक्विपमेंट्स और इंटरफेस व मेडिसिन की तैयारी कर रहे हैं पूरी। तो और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये सारी तैयारी, सारे बेड्स अगस्त तक हम लोग कंप्लीट कर लें। लॉजिस्टिक की जब बात आती है तो एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या उतनी संख्या में आने वाले समय में लॉजिस्टिक जो बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है वो मिल पाएगी, और किस तरह का डिफरेंस होता है एक एडल्ट के ट्रीटमेंट में जब वो आईसीयू में होता है और एक जब बच्चा आईसीयू में होता है? देखिए, बड़ों के और पीआईसीयू में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मशीनरी में तो ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये वेंटिलेटर है, तो ये वेंटिलेटर हम 5 किलो से ऊपर लेकर के एडल्ट तक सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिर्फ 5 किलो से जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादातर 5 किलो से ऊपर और एडल्ट तक का काम इसी वेंटिलेटर से चल जाता है। जो कोरोना पर स्टडी में लगातार डराने वाले खुलासे हो रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद कई बीमारियां मरीज की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इस वजह से डॉक्टर्स की माने तो पोस्ट कोविड केयर भी उतना ही जरूरी है जितना कोविड केयर। कोविड-19 पर आईसीएमआर का बड़ा खुलासा। कोरोना के बाद कई बीमारियों का खतरा। ब्लैक फंगस के साथ डायबिटीज का डेंजर। कोरोना वायरस पर रिसर्च में लगातार इसके साइड इफेक्ट्स का खुलासा हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर का दावा है कि कोविड-19 से शुगर की बीमारी हो सकती है। यानी अगर मरीज को कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की परेशानी नहीं थी तो उसके इलाज के दौरान ये उभर कर सामने आ सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच इसकी एक बड़ी वजह होने की आशंका है। ये भी देखा जा चुका है कि कोविड-19 के वायरस पैनक्रियाज में भी जा सकते हैं और शुगर को बढ़ा सकते हैं। ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। तो इसलिए डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगस ग्रो कर सकती है
और यही हम लोगों ने देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस जो कोविड-19 के मरीजों में देखा गया, जो डायबिटिक्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज थे उनमें देखा गया, और इसका इलाज जो है वो एम्फोटेरेसिन बी है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स की मदद ली जा रही है। स्टेरॉइड्स कोरोना का वायरल लोड कम करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन इसके फायदे कम हैं और साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। ऐसे ही दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कोरोना मरीजों में शुगर या डायबिटीज की समस्या शुरू हो रही है, जो कई बीमारियों की वजह भी बन रही है। पहले से कोरोना वायरस से लड़ रहे मरीज के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक या व्हाइट फंगस हो रहा है। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये बहुत फंगस जो होती है वो ग्रो करती है जहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट हो, थोड़ा डैम्प हो, तो वहाँ पे ग्रो करती है, क्योंकि स्पोर्स उसके फंगस के होते हैं जो स्पोर्स सर्कुलेट करते रहते हैं और वो ग्रो करते हैं। यदि इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है इंडिविजुअल की तो वो फंगस ग्रो करेगी, यदि शुगर उसको मिल रही है वहाँ पे तो ग्रो करेगी। कोरोना से बढ़ती दूसरी बीमारियों के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस को महामारी मानने को कहा है। तो वही कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोग अब कई दूसरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना से उभर चुके कुछ लोगों को छोटे काम के बाद थकान हो रही है, तो कुछ को सांस लेने की शिकायत, कुछ मरीजों में हार्ट से जुड़ी परेशानियां देखी जा रही हैं, तो कुछ नींद नहीं आने की परेशानी से जूझ रहे हैं। इस वजह से डॉक्टरों की माने तो पोस्ट कोविड केयर भी उतनी ही जरूरी है जितनी कोविड केयर। यानी आपने अपना जितना ख्याल कोविड-19 के दौरान रखा, बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ हफ्तों या महीनों तक अपना उतना ही सतर्कता से ख्याल रखें। नहीं तो कोई भी छोटी सी लापरवाही आपकी ही जान पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी है। लोग इस संकट को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं, वहीं गांवों में लोगों में पीपल के पेड़ के नीचे खाट लगाकर सोने की तस्वीर भी सामने आ रही है। सांसों के लिए प्राणवायु की कमी ना हो, इसके लिए कोई पीपल के इस पेड़ के ऊपर ही खाट लगाकर बैठ गया, तो कुछ लोगों ने पेड़ के नीचे आसन डाल दिया। ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। बरौली अहिर ब्लॉक के नोबरी गांव में पीपल का ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन आज से पहले गांव वालों को इस पुराने वृक्ष की ऐसी अहमियत पहले कभी समझ नहीं आई। कोरोना के इस काल में जहां संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गांव वाले पीपल के पेड़ का सहारा ले रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से गांव वालों के लिए गांव का ये पुराना वृक्ष जीवन रक्षक बन गया है। कोरोना संक्रमण काल में मुसीबत के दौर से गुजर रहे लोग मदद के लिए प्रकृति की गोद में आकर बैठ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांव नौबरी की, जहां पर लोग ऑक्सीजन पाने के लिए प्रकृति की गोद में आकर बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोग इस विशाल पीपल के पेड़ को जीवनदायिनी ऑक्सीजन पाने के लिए अपना सहारा बना रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गांव के रहने वाले व्यक्ति पीपल के पेड़ पर खाट डालकर बैठे हुए हैं, और उसके अलावा तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं जो शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए इस पीपल के पेड़ को अपना जरिया बना रहे हैं। इनमें तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल पहले कम हो चुका था, लेकिन अब उनके ऑक्सीजन लेवल में काफ़ी सुधार है। यही वजह है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोग, बात करेंगे, उनसे जानेंगे। महिपाल, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हो, क्या वजह है? मैंने देखा गांव में इस समय ऑक्सीजन लेवल की बहुत समस्या थी और बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही। फिर मैंने जाके लोगों से अपील की कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, जिससे ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। बट ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं। पहले जो ऑक्सीजन बहुत लोगों के यहाँ पे कम हो गई थी, यहाँ पे आने पे सबका ऑक्सीजन लेवल बराबर हो गया है। गांव के रहने वाले विनोद शर्मा ने तो पीपल के पेड़ पर ही खाट डाल दी। कुछ समय पहले विनोद शर्मा का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। लोगों ने सलाह दी तो उन्होंने पीपल के पेड़ पर खाट लगा दी। सुबह से शाम तक 5 घंटे तक पेड़ पर डेरा डाले रहते हैं। पिछले 15 दिन से विनोद शर्मा पीपल के पेड़ पर ही अपना डेरा जमाए बैठे हैं।
विनोद शर्मा पीपल के पेड़ पर खाट डालकर सोते हैं और करीब 5 घंटे तक पीपल के पेड़ पर बने रहते हैं। अभी जो ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, लोग परेशान हैं, उसका लेवल पीपल से ज़्यादा कोई ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष नहीं होता और ये हमारा हज़ारों वर्ष पुराना बड़ा वृक्ष है जहाँ से हम ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं और सुबह प्रातः हम योगा भी करती हैं यहीं इसी वृक्ष के नीचे। बुजुर्गों में तो ये चीज़ देखने को मिली है कि पहले ये परेशान थे बेचारे, लेकिन अब आकर के थोड़ा सा अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं, तसल्ली महसूस कर रहे हैं। विज्ञान भी पीपल के पेड़ को ऑक्सीजन का सबसे अच्छा सोर्स मानता है। लोग इसे कुदरत का ऑक्सीजन सिलेंडर भी कहते हैं, जो कभी खाली नहीं होता। लोबरी गांव के लोग भी यही मानकर अब रोज कुछ घंटे पीपल के पेड़ के नीचे गुजारते हैं। यही नहीं, गांव में रहने वाले लोग पीपल के फायदों को देखते हुए अब पूरे गांव में पीपल का पौधारोपण कर रहे हैं। आगरा से राहुल सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। अब खबर वो जो बेहद अहम है। डीआरडीओ ने एंटीबॉडी टेस्ट के लिए एक नई किट तैयार की है। इस किट का नाम डिप्कोवेन है। इस टेस्ट के जरिए यह जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है। इस किट से सीरो सर्वे में मदद मिलेगी। देश में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर जानने के लिए सीरो सर्वे किया जाता है। यह किट 97% हाई सेंसिटिविटी के साथ वायरस के स्पाइक को डिटेक्ट कर सकती है। बर्ज P305 हादसे को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन इस हादसे में मारे गए 59 लोगों के अलावा अभी भी 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। अपने परिजनों की तलाश में कई राज्यों से लोग मुंबई पहुंच गए हैं, लेकिन लापता लोगों का अब तक कोई पता नहीं चला है। न्यूज नेशन कुछ ऐसे ही परिवारों का दर्द आपको दिखा रहा है। एक आस है कि शायद इनके जीजा जिंदा हों, अपनों की तलाश है। एक उम्मीद है कि इनके लापता परिजन किसी अनहोनी का शिकार न होकर सकुशल हों। यही उम्मीद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले संतोष मिश्रा को भी लॉकडाउन में भी मुंबई खींच लाई, ताकि उनके जीजा शिव कुमार का अता पता लगाया जा सके। कुशीनगर के ये शिव कुमार मिश्रा भी बार्ज पर काम कर रहे थे। 17 तारीख की सवेरे शिव कुमार मिश्रा ने आखिरी बार अपने घर वालों को फोन किया, फिर घर वालों से उनका संपर्क टूट गया। अब उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक परिवार के लोग परेशान हैं। अभी तक उनकी कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली है। मजबूरी ऐसी कि शिव कुमार के साले संतोष मिश्रा अपने जीजा की तलाश में जेजे अस्पताल में शवगृह पहुंच गए और उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे में अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनके परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर जाकर उनके बारे में पता कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है यूपी के शिव कुमार मिश्रा का। उनके परिवार के सदस्य मुंबई के जेजे अस्पताल के शवगृह में आकर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिव कुमार मिश्रा कहाँ पर हैं। आपको पहले हम तस्वीर दिखाते हैं। 52 साल के शिव कुमार मिश्रा यूपी के हैं। बार्ज P305 पर ये उस दिन काम कर रहे थे। आप बताइए कि आखिरी बार जो बात हुई थी, क्या जानकारी दिया था उन्होंने? 17 तारीख को सुबह उन्होंने व्हाट्सएप बात किया था। बताए थे परिवार को कि हम सुरक्षित हैं और कोई दिक्कत नहीं है हमको, आप लोग घबराना मत। 2-3 दिन अगर फ़ोन नहीं लगे, साइक्लोन आने वाला है, तो आप लोग घबराना मत, हम सुरक्षित हैं। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं है उनसे, कोई बातचीत नहीं है। अभी तक हम लोग चक्कर काट रहे हैं। कंपनी कोई जवाबदारी नहीं ले रही, ना कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ जेजे हॉस्पिटल के सौदागरी में आज 3 दिन से हम लोग चक्कर काट रहे हैं। ना बॉडी की पता चल रही है, ना उनकी कोई लिस्ट मिल रही है, ना कोई कंपनी वाला जवाबदारी ले रहा है। संतोष अकेले नहीं हैं जो अपने रिश्तेदार की खोज में दर दर भटक रहे हैं। बार्ज P हादसे में लापता कई और लोगों के रिश्तेदारों का भी यही हाल है। इस बीच न्यूज नेशन के खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की गई है।
ताउते तूफान के कारण समुंदर में डूबे बार्ज P305 पर सवार करीब 26 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड कर रही है। इस बार्ज पर कुल 261 लोग सवार थे, जिनमें से 188 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। 49 डेड बॉडीज भी रिकवर किए जा चुके हैं, लेकिन 26 लोग जो अभी भी लापता हैं उनकी तलाश में चल रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ा चैलेंज लापता लोगों को ढूंढना है, जो पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो लाख टके की बात में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।